तो चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। न्यूज 18 के पास पुख्ता खबर है कि ड्राफ्ट में क्या क्या तब्दीलियां होने वाली हैं। यूसीसी का मूल ड्राफ्ट करीब 150 पेज का होगा और ये ड्राफ्ट 15 जुलाई तक सरकार को सौंप दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। सबसे बड़ी बात, लिव इन अब आधार नंबर से लिंक भी हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 15 जुलाई तक ड्राफ्ट सौंपने की संभावना है। हम न्यूज 18 को ड्राफ्ट की कई एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। यूसीसी का मुख्य ड्राफ्ट 150 पेज का बनाया गया है। लिव इन रिलेशन पर कोई रोक नहीं है। लिव इन को लीगल करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। लिव इन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में आधार नंबर भी देना होगा। लिव इन से पैदा होने वाली संतान नाजायज नहीं होगी। डिक्लेरेशन के आधार पर माता पिता का नाम और बच्चे को पूरे अधिकार भी दिए जाएंगे। माइनर और मैरिड लिव इन में नहीं रह सकेंगे। तलाक लेने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया में भी अलग प्रावधान किए गए हैं और जनसंख्या नियंत्रण का यूसीसी में कोई प्रावधान नहीं है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा। उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूसीसी कमेटी की 9 जुलाई को दिल्ली में एक और मीटिंग होनी है, जो फाइनल मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि अध्यादेश के जरिए उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है और फिर मानसून सत्र में कानून को पास करा लिया जाएगा। देहरादून से भारती के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के पास में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। अब यहां पर एक बार फिर से भारी भूस्खलन हो गया है और कई टन मलबा अचानक सड़क पर आ गया और सड़क बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है और यात्रा से वापस लौट रहे यात्री फंस गए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों से पत्थर लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिससे सड़क बंद हो चुकी है और ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यात्री अभी भी फंसे हुए हैं और लगातार टीम रास्तों को साफ करने में जुटी है ताकि दोबारा से रास्ते को चालू किया जा सके। वहीं हरिद्वार में बारिश के चलते कई जगहों से जल जमाव और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कनखल के लाटोवाली में बारिश से एक पुराना मकान भरभराकर कार पर गिर पड़ा। मकान के मलबे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पर दूसरी ओर बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये पुराना घर था जो कि भारी बारिश की वजह से डैमेज हो गया और उसका जो मलबा था वो कार पर गिर गया, जिसकी वजह से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जबरदस्त भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जो सड़कें हैं वो पानी में तब्दील हो चुकी हैं। नजर ही नहीं आ रहा है कि सड़कें कहाँ हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जरा सी बारिश और इस तरह की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से रामनगर में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। धनगढ़ी नाले को लेकर प्रशासन ने खासतौर पर अलर्ट जारी किया और बारिश की वजह से बरसाती नाले में पानी का बहाव तेज हो गया। हालांकि अभी भी जो रास्ते हैं वो बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन तेज पानी आने के बाद में धनगढ़ी बार बार बंद हो रहा है। तो वहीं बारिश के बाद में कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां भी बनाई गई हैं। आप जानते हैं कि रामनगर में एक स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मानसून आने पर प्रारंभ होती हैं, जैसे जिसमें सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है धनगढ़ी नाला। तो उसके लिए हमने पुलिस को भी ऑलरेडी लिख दिया था कि जब भी ऐसी स्थिति आए, तो चूंकि अभी उसमें पुल निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक के जब तक बहाव सामान्य ना हो जाए उस नाले का, तब तक किसी को भी वो नाला क्रॉस करने ना दिया जाए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।
और वहीं नैनीताल में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश इतनी तेज है कि सड़कों पे नदियों जैसा पानी बह रहा है, नाले भी उफान पर हैं। हालांकि इस बारिश के चलते स्कूली बच्चों और राहगीरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को लेकर के है। आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज है और बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। क्या परेशानी हो रही है? पानी कितना है? पानी बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत एक मूसलाधार बारिश पड़ रही है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्कूल जाने में। और नैनीताल में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। यहां तेज बारिश के बाद में राजभवन की सड़क टूट गई है। डीएसवी कॉलेज के पास में सड़क टूटी है और सड़क का आधा हिस्सा टूट गया। तो वहीं भारी बारिश की वजह से लंघम कॉलोनी को खतरा पैदा हो गया है और बारिश की वजह से जिले में 21 सड़कें बंद हैं। और काशीपुर में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। तो यहाँ के गुरुद्वारे रोड पर गेबिया नाला की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर बह रहा था और इस पानी में बाइक सवार बाइक समेत फिसल गया, जिसे मुश्किल स्थानीय लोगों ने बचाया है। वहीं पर एसडीएम अभय सिंह जल जमाव को लेकर वहां पर पहुंचे हैं, जायजा लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने खतरा होने पर सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। काशीपुर में एक ही बारिश में शहर पानी पानी हो गया है। यहाँ के रतन सिनेमा रोड और साथ ही रेजिडेंस कॉलोनी के हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। रेजिडेंस कॉलोनी में तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जबकि रतन सिनेमा रोड पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया है। वहीं पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गौला में पानी के हालात ऐसे हो गए हैं, काठगोदाम बैराज से 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिससे मैदानी इलाकों में खतरा बढ़ गया है। पुलिस के जवान नदी किनारे लोगों की सुरक्षा में लगातार तैनात हैं। और उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और गंगोत्री हाईवे भूस्खलन के चलते धरासू और मनेरी के पास बार बार बंद हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम बंद होने पर हाईवे को खोल भी रही है, लेकिन तीर्थ यात्रियों के साथ कांवड़ियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश के लिए चेतावनी जारी कर दी है और अलर्ट भी जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में बारिश के चलते 106 ग्रामीण सड़कों से लेकर 6 स्टेट हाईवे और एक बॉर्डर रोड प्रभावित हैं, जिनको खुलवाने का काम लगातार जारी है। चंपावत में बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। मरोड़ खान के पास में रोडवेज की बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद में ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस को पहाड़ी की तरफ मोड़कर यात्रियों की जान बचा ली। हालांकि हादसे में 5 यात्रियों को चोट आई है और बस में 28 यात्री सवार थे और रोडवेज की बस देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही थी। विकासनगर में बुधवार रात छेड़खानी के मामले को लेकर 2 समुदायों के बीच में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल 2 हिंदू युवतियों से विशिष्ट समुदाय के युवकों ने छेड़खानी कर दी, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े तमाम लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। बाद में विशेष समुदाय के लोगों ने भी हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लड़कियों से छेड़खानी के केसेस काफी सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार चौकसी बरतती हुई नजर आ रही है।
युवतियों को छेड़खानी किए जाने को लेकर एक हमें तहरीर प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा उसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा भी उनका ये कहना है कि दूसरे पक्ष ने आके उनके घर में मारपीट की गई। इस संबंध में भी हमको तहरीर प्राप्त हो गई है, उसमें भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ी सी उत्तेजना हो गई थी। हरिद्वार कावड़ मेले की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन पुलिसकर्मियों में एक हरिद्वार, एक पिथौरागढ़ और 2 पुलिसकर्मी देहरादून में तैनात हैं। चारों पुलिसकर्मी हरिद्वार कावड़ मेले की ड्यूटी में लापरवाही बरतते हुए पाए गए और हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने रिपोर्ट पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने चारों को सस्पेंड कर दिया और एडीजी वी मुरुगेशन आज कावड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने अच्छा काम करने वाले कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। जो हमारी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले हैं 4 हमारे कर्मचारी हैं, एक पिथौरागढ़ का है, एक हरिद्वार का, 2 देहरादून का है, उन्होंने निलंबन भी कर दी गई है और कुछ अच्छे कार्य किए हैं उनके कर्मचारियों को पुरस्कारित भी कराया गया है। हरिद्वार पहुंचे कावड़ यात्रियों का जबरदस्त और भव्य स्वागत किया गया है। हर की पौड़ी पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। एडीजी और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फूलों की बारिश की गई है। पुष्प वर्षा से शिव भक्त भी काफी उत्साहित और खुश नजर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सशक्त उत्तराखंड 25 के लक्ष्यों को लेकर ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की और इन विभागों की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रोडमैप वाली योजना में सीएम ने दिशा निर्देश भी जारी किया और कहा कि 90% केंद्र की मदद वाले कामों में देरी नहीं होनी चाहिए और इस दौरान सीएम ने लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही मार्केटिंग की व्यवस्था बेहतर करने को भी कहा। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और इसी प्रकार इसकी डेवलपमेंट की जितनी योजनाएं ग्रामीण विकास के माध्यम से आ रही हैं उसमें लक्ष्य अधिक हम काम कर रहे हैं। जहां हम लोगों को आवास देते हैं वहां उनको ट्रेनिंग भी हम देते हैं, राजमिस्त्री की, कारपेंटर की, उसके लिए उनको पैसा भी देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता एवं अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और जनसंघ के संस्थापक थे। सीएम ने यह भी कहा कि मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। साल 2016 में स्टिंग मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हरीश रावत के वकीलों ने कोर्ट से समय मांग लिया। अब मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी और हरीश रावत ने सीबीआई की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और 2 अप्रैल 2016 में राज्यपाल की मंजूरी के बाद पूरे मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई थी और सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। हालांकि जब सरकार वापस हुई तो सरकार ने सीबीआई जांच को निरस्त कर एसआईटी जांच शुरू कर दी थी और सीबीआई ने भी अपनी जांच जारी रखी। और जब 9 अप्रैल 2016 को सीबीआई ने समन भेजा तो हरीश रावत ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि 15 मई 2016 को सीबीआई जांच को वापस ले लिया गया था और अब सीबीआई को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मामले में जांच करे। वहीं हरीश रावत की ओर से सीबीआई की पूरी कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई। हालांकि इसी दौरान हरक सिंह रावत ने याचिका दाखिल की थी और कहा था कि सीबीआई जांच को सरकार वापस नहीं ले सकती है। द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के खिलाफ जो जांच चल रही थी उसको माननीय हरीश रावत जी ने यहाँ
चुनौती दी थी हाईकोर्ट में याचिका दायर करके। ये पहले से ही मामला यहाँ पे पेंडिंग था, जिसमें आज डेट फिक्स थी और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 27 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। हरिद्वार में पुलिस ने कांवड़ मेला क्षेत्र में शराब की तस्करी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ड्रोन से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही पुलिस टीम को नगर कोतवाली क्षेत्र में शराब का जखीरा नजर आया, तो पुलिस ने दूसरी टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने 3 शराब तस्करों को अरेस्ट किया और देसी शराब के 170 पौवे बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी हरिद्वार के ही अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, बावजूद इसके कई शराब तस्कर अवैध तरीके से शराब बेचने का काम किया करते हैं। और पत्नी से चल रहे तलाक मामले में कोर्ट फीस और साथ ही वकीलों की फीस देने के लिए शख्स लुटेरा बन गया। देहरादून के डाडनवाला इलाके में एक शख्स मयंक आहूजा ने 3 जुलाई को महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था और महिला के बैग में 40,000 रुपए, मोबाइल और जरूरी कागजात भी थे, जिसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी की तो पता चला कि आरोपी मयंक का अपनी पत्नी से तलाक का केस चल रहा था और वकील की फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद उसे लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही वो नशे का भी आदी था। इसका पारिवारिक इसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अपने पत्नी के साथ चल रहा है और तलाक का मामला विचाराधीन है कोर्ट में। और ये साथ ही साथ जो है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं उस लिटिगेशन में, तो वो उसको मिट आउट करने के लिए, और स्वयं ये नशा का शिकार भी है। ये कुछ समय पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकला हुआ था, तो वो अपने खर्चे को निकालने के हिसाब से टेंशन में भी था वो, तो वो इसलिए इसने घटना घटित की है। उत्तराखंड का वन विभाग अब कार्बन को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके लिए कुमाऊं के टॉप फॉरेस्ट ऑफिसर्स की शुरुआती ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। हल्द्वानी में 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने पहुंचे उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ ने कहा कि कार्बन फाइनेंसिंग को लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद वन पंचायतों को साथ में लेकर कार्बन फाइनेंस को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जो भी एक्टिविटीज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करते हैं, चाहे वो वनीकरण से संबंधित हो, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन से संबंधित हो, उनको हमको कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहिए। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और हल्द्वानी में बनने वाला नया हाईकोर्ट तकरीबन 29 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा, जिसके लिए गोलापार में फॉरेस्ट लैंड का सिलेक्शन पहले से ही कर दिया गया था। और इस सबके बीच में नैनीताल जिला प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हाईकोर्ट की फॉरेस्ट लैंड के बदले तकरीबन 58 हेक्टेयर सिविल लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, जिस पर कटने वाले पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाए जाएंगे और इस तरह गोलापार में हाईकोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय के शिफ्टिंग के लिए जो भूमि आवंटित की गई है वन विभाग की, उसका वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव अभी यूजर एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि लगभग 58 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। गोपीनाथ मंदिर में दरार पड़ने के मामले को लेकर पुजारियों और हकूकधारियों ने डीएम चमोली हिमांशी खुराना से मुलाकात की और समस्या से अवगत करवाया है। पुजारियों ने बताया कि मंदिर का कुछ हिस्सा तिरछा हो रहा है, जिससे कभी भी मंदिर क्षतिग्रस्त हो सकता है। चमोली के डीएम ने पुरातत्व विभाग से मामले में सर्वे करने की बात कही। गौरतलब है कि पिछले दिनों गोपीनाथ मंदिर के तिरछे होने की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के साथ चलाई थी। जोशी मठ के दुइंग गांव में नृत्य के दौरान पहाड़ों में धान की रोपाई का मार्मिक दृश्य दिखाया गया।
बगड़वाल नृत्य पहाड़ों की अनोखी परंपरा है और इसका रिश्ता रोपाई से जुड़ा है। माना जाता है कि बगड़वालों की रोपाई करते मौत हो गई थी। इसके बाद से गांव के लोग ढोल दमाऊ की 18 तालों पर मृतक बगड़वाल की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और नृत्य करते हैं और इस अनोखी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। इस दौरान ग्रामीण गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।